अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। इस्लामाबाद एक शहर जो मौजूदा वक्त में आलमी सियासत का मरकज़ो महवर बन चुका है। अब एक बार फिर दुनिया भर की नजरें इस शहर पर लग चुकी हैं, जहां ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के पहले कामयाब दौर के बाद अब दूसरा दौर भी होने जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि कल अमेरिका का वफ्द मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में होगा। यानी पाकिस्तान एक बार फिर मशरक़ वस्ता में जारी जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए ईरान और अमेरिका को एक टेबल पर बिठाने जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और दो ऐसे हरीफों के दरमियान सुलह करवाने की काविशें जारी हैं जो अभी तक एक दूसरे के खिलाफ डटे हुए हैं। एक तरफ ईरान जो अपने मिसाइल प्रोग्राम और खुद मुख्तारी पर किसी समझौते को तैयार नहीं, और दूसरी जानिब अमेरिका जो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन अपने हक में रखना चाहता है। एक तरफ ईरान जो फौज के सख्त बयानात कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो यह आलमी जंग में बदल सकती है, और दूसरी जानिब अमेरिका की आलमी समंदरों में ईरान के जहाज़ों पर कब्जे की तैयारियां। एक तरफ ईरान जो वाज़ेह पैगाम दे चुका कि किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं, और दूसरी जानिब अमेरिका जो आबनाए हरमुज की नाकाबंदी से पीछे नहीं हट रहा। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह बयान दिया कि अगर ईरान ने मुआहिदा कबूल न किया तो जो कुछ करना पड़ा वो करना उनके लिए एजाज होगा। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब दोनों अतराफ से लचक नहीं दिखाई जा रही, ऐन उस वक्त पाकिस्तान क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात, मुकालमे और सफारतकारी को एक और मौका फराहम करने जा रहा है। मशरक़ वस्ता में जारी जंग आग की वो चिंगारी है जो खित्ते से निकलकर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है, जबकि इस्लामाबाद इस वक्त वो शहर है जहां बंद कमरों में होने वाली बातचीत जंग और अमन के दरमियान लकीर खींच सकती है। दुनिया भर की नजरें इस वक्त इस्लामाबाद पर हैं, जहां मशरक़ वस्ता के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। अब सवाल यह है कि इस्लामाबाद अमन की एक नई तारीख लिख पाएगा, ईरान और अमेरिका किसी हतमी मुआहदे तक पहुंच पाएंगे, या मशरक़ वस्ता में जारी जंग की आग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगी। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफीर जावेद मलिक साहब और सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार मुनीफ फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों अहबाब का। जावेद मलिक साहब, आपसे आगाज करते हैं। पिछले इतवार को जब दोनों फरीक उठे थे और उसके बाद बयानात, तो लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी वापस इस्लामाबाद का रुख होगा और दोबारा बातचीत होगी। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की बड़ी कोशिशें हैं, काविशें हैं, वजीर आजम पाकिस्तान फील्ड मार्शल की, लेकिन क्या सफारती तौर पर आप खुद सफीर रहे हैं, क्या ये इतना तेजी से मुमकिन था कि एक बार उठ जाएं, बहुत से मामलात में अटक जाएं, बयानात हों, एक दूसरे का घेराव हो और दोबारा बातचीत के लिए आ जाएं? जी मुदस्सर भाई, सबसे पहले आपको भी अस्सलाम वालेकुम, मुनीब साहब को, तमाम देखने वालों को। देखिए, आपको याद होगा हमारी बात हुई थी जब पहला दौर हो रहा था मुज़ाकरात का। कुछ लोग, कुछ दोस्त उस वक्त भी उसको कह रहे थे कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये डेडलॉक का शिकार हो गए हैं। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि सफारतकारी में ऐसा नहीं होता। मामलात जो हैं वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने होती हैं, कुछ पस पर्दा हो रही होती हैं। यानी डायलॉग का प्रोसेस हमेशा जारी रहता है और मैं समझता हूँ कि वो प्रोसेस जारी रहा। एक्चुअली मैं तो हर स्टेटमेंट, जब आपके सामने कोई स्टेटमेंट आती है, हम डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट पे भी बात करेंगे, लेकिन इवन उस वक्त जब जेडी वैंस जाते हुए उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी उसके अंदर भी कुछ, ऑफ कोर्स उन्होंने कहा था कि वी कुड नॉट रीच एन एग्रीमेंट, लेकिन उसका जो एक और पहलू था जिस पे हमने गौर नहीं किया, उन्होंने कहा था वी हैव मेड सब्सटैंटिव प्रोग्रेस। तो यानी मैं तो एक ऑप्टिमिस्ट हूं, मैं समझता हूं कि वो प्रोग्रेस हुई है। इस तरह से अगर आप ईरान के जो वजीर खारजा की उसके बाद आने वाली स्टेटमेंट थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि वी वर इंचेस अवे फ्रॉम द इस्लामाबाद MOU। तो मैं समझता हूं कि जेडी वैंस का इतनी दूर सफर करके तकरीबन 15-16 घंटे की फ्लाइट लेके फिर 20 घंटे की मुज़ाकरात करना, मतलब दोनों तरफ से इंटेंट भी है, विलिंगनेस भी है कि इस डायलॉग का वो हिस्सा बने और इसको मीनिंगफुल डायलॉग की तरफ लेकर जाएं। जो अभी सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हो रही हैं उसके हवाले से जो स्टेटमेंट आई है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, देखिए इसमें भी बहस, मेरा बिफोर आई बिकेम एन एम्बेसडर मेरा ताल्लुक मीडिया से भी था। तो दोनों सूरतों में जब हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो हम हमेशा उन स्टेटमेंट के अंदर से एक पहलू जो रेट्रिक होती है या ब्रवाडो होती है उसको हम डिस्टिंग्विश कर देते हैं और हम सिर्फ उस पहलू पे गौर करते हैं जो एक्चुअली मीनिंगफुल है, ऑपरेटिव है, या फिर उसको हम पॉलिसी स्टेटमेंट कह सकते हैं। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में दोनों तरफ से, वो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स उसको आप धमकी कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो मुज़ाकरात की जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है उसको बंद नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूं कि ये मुज़ाकरात का अमल जो है, ये उसका दूसरा राउंड काफी हद तक जो है वो मीनिंगफुल हो सकता है। इसमें 2 या 3 ऐसे पहलू हैं मेरी नज़र में, जो मेरी बात हुई है कुछ दोस्तों से वाशिंगटन में भी और मुख्तलिफ इलाकों में जो इस प्रोसेस को बहुत करीब से देख रहे हैं, वो ये समझते हैं कि न्यूक्लियर
का इशू जो है, एक वो पॉइंट अभी तक जेर बहस है। उसके हवाले से मुख्तलिफ प्रपोजल्स जो हैं वो रखी गई हैं। हमारे फील्ड मार्शल साहब, जो कि ऑब्वियसली वी ऑल एडमायर्ड हिम एज अ मिलिट्री जनरल, लेकिन उनकी जो डिप्लोमेटिक इस्तफा काविशें रही हैं उसको पूरी दुनिया सराह रही है। आई थिंक वो एक दिन के लिए गालिबन ईरान गए थे, लेकिन उसको उन्होंने तब्दील किया, 1-2 दिन ज्यादा गुजरे। मुनीब साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे। बट उसके अंदर मुझे लगता है कि उनकी बड़ी एफर्ट्स रही हैं कि वो जो गल्फ ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर किसी हद तक कमी लाई जा सके। तो मैं तो पूरी उम्मीद हूं कि ये मुलाकात जो है, जो अभी होने वाली है, राउंड ऑफ टॉक्स, इसमें कुछ होगी। लेकिन ऑफ कोर्स न्यूक्लियर का इशू एक ऐसा इशू है मुदस्सर भाई के कुछ लोग, जस्ट मुझे एक सेकंड दीजिएगा, कुछ लोग ये समझते हैं कि हो सकता है ये डिमांड शायद प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से आ रही है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि न्यूक्लियर के हवाले से अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ना होते, कोई और प्रेसिडेंट भी होता तो वो भी यही कहता। इसी तरह कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप तनहा खड़े हैं, यूरोप उनके साथ नहीं है। यकीनन इस जंग में यूरोप का मौक़िफ़ फर्क है, लेकिन अगर आप यूरोप के कैपिटल्स में पूछेंगे अबाउट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो वो आपको यही बताएंगे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से देयर इज नो डिसएग्रीमेंट। यानी वो ये समझते हैं कि ईरान को रोल बैक करना पड़ेगा, और इसके अलावा वो प्रॉक्सीज, जो कुछ ऐसी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनको उनके बकौल ईरान सपोर्ट करता है, उसकी सपोर्ट भी उसको छोड़नी पड़ेगी। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और स्पॉयलर्स हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो आपसे सवाल था उससे मिलती जुलती बात मैं मुनीब फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तजज़ियाकार है। मुनीब फारूक साहब, मैं अभी बात कर रहे थे कि जब पहला राउंड ख़त्म हुआ उसमें कुछ ऑप्टिमिस्टिक बातें भी थीं, लेकिन उसके बाद जिस किस्म के बयानात, फिर नाकाबंदी, फिर अब हरमज़ का मामला, तो ये उसके बाद दोबारा बैठना यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तो एक कामयाबी है। अभी बीइंग ऑप्टिमिस्टिक हम सोचें कि ये चीज़ें हो जाएंगी अगला एक राउंड या उससे अगले एक राउंड तक, क्योंकि 47 साल बाद बैठना और बैठ के कहना कि 2 घंटों में क्लियर हो जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये एक अच्छी राह हम समझ सकते हैं कि जो दोबारा इस्लामाबाद में बैठक हो। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। देखिए, हमें इस वक्त एक बड़ी कॉशियस ऑप्टिमिज्म एक्सरसाइज करनी चाहिए, और मेरे ख्याल में हम शायद वही कर रहे हैं। वो इसलिए, देखिए, ये बात तो जिस तरह आपने अपने इस सवाल में भी कही आप, और जिस तरह जो हमारे दूसरे मौजूद मेहमान है वो भी फरमा रहे थे, इशू यहाँ पर देखिए, हमें इस चीज को ये देखना है कि एक तो कोई अनरियलिस्टिक बात तो हम भी नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि हम इस पूरे मामले के अंदर हम एसेंशियली कोई है, हम एक मामला मीडिएट करवा रहे हैं, और हम अगर यही बिलीव करें कि हम इसमें पार्टी नहीं है, वो हमारे लिए उतना ही अच्छा है। जो डिप्लोमेटिक कैपिटल हमने इसमें से लेना था, डिड्यूस करना था, अपने लिए इस्तेमाल करना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है एज अ स्टेट। अब मसला ये है कि जहां जिस तरह आपने खुद कहा कि 47 साल पुराना अगर एक कॉन्फ्लिक्ट है, तो किसी एक जगह पर बैठना और फौरी तौर पर चीजों को कंक्लूड कर देना ये मुमकिन नहीं होता। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि अगर राउंड 2 हो रहा है तो ये इटसेल्फ उन तमाम कोशिशों की मैनिफेस्टेशन है जो पाकिस्तान ने पिछले 8-10 दिनों से भी पहले, ऑब्वियसली पहले भी हम करते रहे, लेकिन जो पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने की है। अब अग्रीमेंट होना ऑब्वियसली ईरान की तरफ से भी एक वो ये होता है कि मसल फ्लेक्सिंग होती है, आप अपना जो पोजीशन है, फिर आपकी डोमेस्टिक ऑडियंस है, आप उसको भी प्ले करते हैं, फिर आप एक पब्लिक पोजीशन भी रखते हैं। इसी तरह अमेरिका का भी यही मसला है। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखें तो कोई मुल्क चाहे जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, इनडेफिनेटली तो जंग नहीं लड़ी जा सकती या लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ये हो रहा है और वो आ रहे हैं, जो कि अब लाइकलीहुड है कि कल शाम को अमेरिकी मेहमान भी पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी अपनी जगह पर है, रिगार्डलेस कि अभी भी हमें नहीं पता कि ये चीज फाइनलाइज एक दिन में होती है, हो सकता है एक ही दिन में हो जाए, हो सकता है 2 दिन लगे, 2 दिन के बाद भी कोई उसमें ना कंक्लूड हो सके मामला। सो हमारे लिए जो मैंने जितने भी लोगों से नेचुरली बात की, और हमारे जो आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक सम रियली इंपॉर्टेंट पीपल जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने कहा जी हमारा एजेंडा आइटम नंबर 1 एक है, सिर्फ वो है कि सीज फायर मेंटेन रहे, इंटैक्ट रहे। अगर ये मामला आगे भी चलता है, थोड़ा लंबा भी होता है, तो दैट इज नॉट अ लॉस, वो कोई हार या किसी की वो नहीं है। लेकिन अगर सीज फायर इंटैक्ट नहीं रहता तो वो तो फिर ना सिर्फ कंटेस्टिंग पार्टीज के लिए बल्कि हर एक के लिए लॉस होगा।
सो इम्पोर्टेंट बात यह है कि सीज फायर इंटैक्ट रहना चाहिए और हमें जो ऑप्टिमिज्म है वो हमने उसको केयरफुली एक्सरसाइज करना है। बिल्कुल, सीज फायर की डेडलाइन आ रही है जावेद मलिक साहब, तो क्या इनिशियली स्टेटमेंट सीज फायर के हवाले से तो फिर तवक्को की जा सकती है कि वो हो जाए, एक्सटेंड हो जाए, कम से कम जो बातचीत तो हो रही है? एब्सोल्युटली, देखिए मेरे नजर में सीज फायर की एक्सटेंशन विल नॉट बी एन इशू, लेकिन इस वक्त ऑफ कोर्स अगर प्रेसिडेंट ट्रंप उसको कह देते हैं कि मैं सीज फायर एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ऑफ कोर्स वो प्रेशर जो वो एक्सर्ट करना चाह रहे हैं शायद वो मुमकिन ना रहे। तो ऑफ कोर्स उनकी स्टेटमेंट के अंदर दो पहलू हैं, एक डायलॉग का रास्ता उन्होंने खुला छोड़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक पोस्चरिंग भी कर रहे हैं, वो अपनी एक मसल फ्लेक्सिंग भी कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ही इज नॉट विलिंग टू इंडेफिनेटली होल्ड इट। तो मैं समझता हूं कि ईरान के लिए भी जरूरी है कि जैसे कि हम पहले भी आपसे बात कर चुके थे कि ईरान ऑब्वियसली एक हालत जंग में रहा है गुज़िश्ता शायद 50 साल से, तो अब अगर वो मजीद इसी तरह से हालत जंग में रहेगा तो ऑब्वियसली उसके भी इंटरेस्ट में नहीं है। आई थिंक जो भी खैर ख्वाह भी हैं ईरान के, वो उनको ही बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इवन हमारे फील्ड मार्शल साहब की गालिबन इस हवाले से फोकस रही होगी कि ईरान या तो परपेचुअली हालत जंग में रहे, हमेशा लड़ता रहे, और ऑफ कोर्स उसका जो लॉस है, बहरहाल जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं होती, जो उसका इकोनॉमिक लॉस होता है। उनकी लीडरशिप जो है वो टॉप लीडरशिप ऑलमोस्ट जो है वो दुनिया से जा चुकी है, अभी उनके सेकंड टियर या जो भी लीडरान बचे हैं। तो ऑब्वियसली ईरान के लिए भी सोचना चाहिए उनको कि वो किस तरह से इस चीज में से बाहर आ सकते हैं। मैं देख रहा हूं कुछ जगहों पे बात होती है, वो ये कहते हैं कि अमेरिका जो है वो कॉग मायर में है, उसको निकलना पड़ेगा। डेफिनेटली अमेरिका भी कॉग मायर में है, अमेरिका के लिए भी कोई आसान नहीं है कि वो इस सिचुएशन में जाए और ऑफ कोर्स बमबारी करे, और फिर उसमें से उसको भी कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज, जहां तक मेरी बात हुई है कुछ लोगों से जो कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत करीब है, वो ये समझते हैं कि अमेरिका ऑल्सो नोज कि वो इसको अनफिनिश नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अब ऑब्वियसली जब ये जंग की गई तो इसके नतीजे में आप जानते हैं कि ईरान ने टारगेट किया कुछ गल्फ ममालिक को भी, जो कि पहले नहीं कभी भी हुआ था, यानी ईरान ने कभी हमला नहीं किया था, लेकिन ये जो उसने हमले का रास्ता खोल दिया, इससे बहुत बेयकीनी और इस्तराब जो है वो गल्फ ममालिक में भी है। वो ये समझते हैं कि इस मसले को बीच में छोड़ देना किसी मसले का हल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। इस जंग के हवाले से मुनीफ फारूक साहब, 3 स्पॉयलर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक है इजराइल, जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब है, दूसरा प्रेसिडेंट ट्रंप का वो मूड है जो उनके बयानात हैं, और तीसरा ईरान में वो हार्ड लाइनर्स हैं जिन्होंने टफ टाइम दिया है। खुद ईरानी जो क़यादत है उनके अपने बयानात के हवाले से, उसमें पासदारान इनकलाब भी, बाकी बहुत से ऐसे करैक्टर्स हैं। इन स्पॉयलर्स का ऐसे मामलात में जब ये मुज़ाकरात हों, वो कितना बड़ा अहम रोल होगा कि काबू में रहें, खुद ट्रंप साहब के अपने बयानात भी और हार्ड लाइनर अमेरिकन भी, ईरानियन। देखिए, एक तो चीज हमें ये ज़हन में रखनी चाहिए कि हमें खास तौर पर जिस तरह की ईरान की एज अ स्टेट एक कॉम्पोजिशन है, जो वहां पावर डिवीजन है, IRGC से जुड़े लोग हैं, जो उनकी रेवोल्यूशनरी कोर है, उसको ज़हन में रखते हुए हमें एक चीज तो रियलिस्टिकली देखनी चाहिए कि उनके लिए फौरी तौर पर बहुत प्रैग्मेटिक हो जाना और फौरी तौर पर ऐसी बातें करना जो कि बहुत अरसे से वो प्रीच करते रहे हैं, उसको उससे विड्रॉल करा लेना, ये भी बिल्कुल काबिल फहम बात नहीं है। दूसरी जानिब देखिए, अमेरिका के अंदर जो इंपीरियलिस्टिक या जिन्हें हम साम्राज्यी पावर्स कहते हैं, इनका एक अपना एटीट्यूड होता है, विच ऑब्वियसली वो एक एरोनियस एटीट्यूड होता है, लेकिन इन्हें लगता है कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, हम दुनिया में हमारा हर काम, हर एक्ट जस्टिफाइड है। और सबसे बुरा एलिमेंट होता है कि तारीख से कुछ नहीं सीखते। अमेरिका की अगर आप तारीख देखें तो इन्होंने क्या क्या नहीं किया, फ्रॉम इन्वेडिंग कंट्रीज टू डिस्ट्रॉइंग कंट्रीज, which has resulted or which has ended them up next to nothing। इन्होंने कुछ भी हासिल तो नहीं किया उन तमाम चीजों के अंदर से। बट यहां भी देखिए, अमेरिकी सदर की भी कंपल्शन है ना, अप्रूवल रेटिंग्स बहुत बुरी चल रही हैं, मिड टर्म इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। अगर हाउस और सेनेट में मेजॉरिटी लूज हो जाती है, विच इज ऑब्वियसली अ थिन मार्जिन, तो या ये इम्पीचमेंट के डायलेमा में जा सकते हैं, या फिर ये एक लेम डक किस्म के प्रेसिडेंट रहेंगे फॉर अनदर 2 years। तो क्या उनको नहीं चाहिए एक ऐसी पोजीशन के जहां वो कहें, देखें मैंने तो ये भी हासिल कर लिया और मैंने ये भी हासिल कर लिया। सो दोनों, और अगर आप ईरान देखें तो उनको 40-50 दिन की जो अभी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और पिछले 10 महीने 11 महीने के अंदर 2 कॉन्फ्लिक्ट, उनको भी एक चाहिए अपने अवाम के लिए कुछ ना कुछ दिखाने के लिए। सो जब इस तरह की चीज हो और फिर देन बोथ द पार्टीज आर गेटिंग टू अ टेबल,
तो फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि ये किस साइड पे जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है इजराइल का। इजराइल एक स्टेट जिस तरह की भी है, लेकिन उन्होंने अमेरिका को तो आगे लगाया हुआ है। अब बेशक वो एप्स्टीन फाइल्स का चक्कर है या कोई और चक्कर है, लेकिन एप्स्टीन से चले अब रेवलेशन है ना आपकी। अगर हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो कोई भी, वेदर इट्स रिपब्लिकन और या जो डेमोक्रेट्स हो, वो हॉस्टेज है इजराइल के आगे। और जो इजराइल की विश लिस्ट होती है उसको वो करते हैं। आप पीछे चले जाइए तो आप इराक वॉर को देखिए, तो क्या नेतन्याहू ही नहीं था जिसने इराक वॉर के अंदर कहा था कि फलाने को खत्म कर दो तो रीजन के अंदर ठीक हो जाएगा। बट उसका भी रिजल्ट क्या निकला था। सो अब हमें एक बात प्रैक्टिकली समझनी चाहिए, और हम शायद हम सब समझते हैं, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि सिंस मलिक साहब इज हियर और उनकी बड़ी इसके ऊपर गिरफ्त भी है, कि ये जंग जब खत्म होगी, जब ये कॉन्फ्लिक्ट इंशाल्लाह खत्म होगा, बहुत सारी नई चीजें रिवील होंगी दुनिया में ताल्लुक, खासतौर पर जो जीसीसी कंट्रीज हैं, इनके दुनिया के साथ ताल्लुक समेत पाकिस्तान के, वो कैसे होंगे। रियल क्वेश्चन वहां लाया करता है कि वो कैसे होंगे। एग्जैक्टली और यही मेरा सवाल कि गल्फ कंट्रीज सारे अमल के बाद कहां खड़े होंगे। जावेद साहब, आपका गल्फ के हवाले से खासी जो है वो सोच, अप्रोच और स्टडी है, ये जीसीसी कंट्रीज का क्या होगा जब ये मुआहदा कामयाब हो जाता है और खुदा न खास्ता नाकाम भी होता है? जी देखिए, गल्फ कंट्रीज का जहां तक ताल्लुक है, पहले हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देख लें। पाकिस्तान जो है वो, मेरी नज़र में पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी का अहम तरीन सतून जो है वो गल्फ कंट्रीज से उसके जो है वो स्ट्रॉन्ग एंड जो देरपा ताल्लुकात हैं। हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारे रूहानी, जज्बाती, इवन डिफेंस ताल्लुकात हैं। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। तमाम जो रियासतें हैं वो अहमियत की हामिल हैं। और उसके अलावा तकरीबन 5 मिलियन पाकिस्तानीज जो है वो इन ममालिक में रहते हैं। वो क्यों रहते हैं यहाँ पे? बिकॉज उनको वहाँ पे नजर आता है कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, वो बिजनेस कर सकते हैं। और फिर ऑफ कोर्स वो जो ज़र मुबादला पाकिस्तान को भेजते हैं वो भी हमारे लिए एक लाइफ लाइन है। मैं अभी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है या IMF की सपोर्ट है उसकी बात नहीं कर रहा। फिर जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है वो भी हम अपने जहन में रखें। तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक सतून, जैसे मैंने कहा, कि हम गल्फ कंट्रीज के साथ अपनी बरकरार रखें रिलेशनशिप को, उसमें मजीद वसअत लेकर आए। और इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म साहब के जो विजिट्स थे वो हुए, अभी आप जानते हैं, जैसे कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जो थे वो ईरान में थे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो गल्फ ममालिक में थे। यहां पे हम देख रहे हैं कि एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर भी जन्म ले रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि मुस्लिम ममालिक के अंदर इजिप्ट, तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान जो है वो अभी इस वक्त सामने है। अभी हमने देखा एनाटोलिया में जो फोरम हुआ वहां पे भी उसका इजलास हुआ। उससे पहले इस्लामाबाद में हमारा क्वाड्रिलैटरल मीटिंग हुई। मैं समझता हूं कि इस जो क्वाड इसको अभी कह रहे हैं, इसके अंदर मजीद और ममालिक भी आएंगे। इनका जो मॉडल है गल्फ ममालिक का, इनकी कोई हॉस्टाइल डिजाइन नहीं है। ये बिल्कुल भी जारहाना अज़ाइम नहीं है, बिल्कुल जंग नहीं चाहते। इनका तमाम तर फोकस जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे है। ये अपने मुल्क के अंदर इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं। इनके लिए क्या अहम है? ये चाहते हैं कि इनका मुल्क सेफ रहे, डिफेंस पोस्चर पे है ये हमेशा। और अगर इनके किसी के साथ भी एग्रीमेंट्स हैं, चाहे अमेरिका के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया का है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर्पसेस के लिए है। वो किसी को वो निशाना नहीं बनाते, ना कभी उनकी नेचर में है, ना उनकी वो फिलॉसफी है। लेकिन जब उन पर हमला हुआ ईरान की तरफ से, तो ये बहुत बड़ी तशवीश थी। ये परसेप्शन तो पहले थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब ये ईरान ने किया इस तरह से, उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, तो एक बहुत बड़े जो है सवाल उठे कि ईरान को अगर आप इसी तरह से छोड़ देंगे तो ये तो किसी भी वक्त हमारे पे हमला कर देगा। तो देयरफॉर एक नई डायमेंशन ऐड हुई है। जिस तरह कि आपने देखा, आबनाए हुर्मुज़ वाज नॉट एन इशू बिफोर द वॉर, लेकिन जंग के बाद अब वो एक सरवर्क पे आ चुकी है, बिल्कुल आपके फेस पे सबसे पहले उसकी बात होती है। इसी तरह ये जो गल्फ ममालिक का इशू था, ये भी अब एक बहुत अहमियत का हामिल है। उनको भी सिक्योरिटी चाहिए। दूसरी पॉइंट आपकी, मैं इससे हटते हुए, आपने जो कहा कि स्पॉयलर्स, एक तो ऑफ कोर्स मैं मुनीब भाई से एग्री करूंगा कि ऑफ कोर्स ईरान के हवाले से कहा जाता है, हमेशा जब हम स्पॉइलर कहते हैं तो हम इजराइल को ब्लेम करते हैं, लेकिन डेफिनेटली ईरान के अंदर भी मुख्तलिफ आ रहा है। जो हार्ड लाइनर्स वहां पे हैं, गालिबन मैं देख रहा हूं कि जो स्टेटमेंट आई उनके वजीर खारजा की तरफ से या उनके जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उसके अंदर किसी हद तक एतदाल नजर आता है। लेकिन कुछ ऐसी भी वहां पे रेटरिक स्टेटमेंट्स आती हैं जो बहुत एक्सट्रीम पॉइंट पे हैं, और आई थिंक वो भी इस मसले को हल होने की तरफ एक रुकावट है। लेकिन एक और बात जो आई थिंक मैं समझता हूं सिल्वर लाइनिंग है, आई होप मुनीब साहब और आप मेरे साथ एग्री करेंगे, कि गो के इजराइल स्पॉइलिंग का रोल प्ले कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि जो दुनिया के अंदर
जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका मैं नाम आई डोंट नो यहां पे ले सकता हूं या नहीं, वो सारी जो है वो बेसिकली दे आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू इजराइल, और वो भी ये नहीं चाहेंगे कि ये जो जंग है ये जितनी ज्यादा तवील होगी तो दुनिया में कहीं ना खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, इकोनॉमिक मेल्ट डाउन शुरू हो जाए, तो ऑब्वियसली उनके भी इंटरेस्ट में एक हद तक ही वो स्पॉइल करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन आ जाती है तो उससे वो इंस्टीट्यूशंस जो कि दुनिया की इकोनॉमी को चला रहे हैं इस वक्त, उनके भी इंटरेस्ट में नहीं होगा। तो देयरफॉर आई डू फील कि गो के एक प्रेशर जरूर रहेगा, लेकिन दोनों तरफ से इंटरेस्ट भी है कि इस मसले का हल तलाश कर लिया जाए, लेकिन तब कि जब ईरान के साथ वो तमाम जो एटलीस्ट दोनों जो हैं वो चीजें जो हैं वो पैरेलल वो चल रही हैं, लेकिन यह है कि ज्यादा सोच भी है कि इस जंग को खत्म होना भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा मुनीब फारूक साहब, एक चीज़ जो मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा, मैं पढ़ रहा था कि जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जौहरी मामला हुआ उसमें को तकरीबन 20 माह तक ये बातचीत चलती रही, मुज़ाकरात चलते रहे, तो अब क्यों ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक मुलाकात हुई जी नाकाम हो गए, दूसरी मुलाकात हुई खुदा न खास्ता ये अब नाकाम हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये तो बड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है। वो कहते हैं कि गांव देहात की लड़ाई हो जाए तो 2-2 साल लग जाते हैं उसकी सुलह में, यहाँ तो 47 साल का तकरीबन मामला है। ये क्यों इस तरह से फास्ट ट्रैक पे सोचा जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है? इसमें कुछ चीजें बड़ी अजीब हैं। एक तो इसमें देखिए, हमें लेट्स बी फेयर अबाउट इट, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो रवैया है वो भी एक वजह है। जिस तरीके से उनकी एक ट्रिगर हैप्पी नेचर है ना, कि वो फौरी तौर पर ट्रूथ सोशल पे जाके कुछ भी तो उनका दिल हो वो फौरी तौर पर लिख देते हैं, और वो ना सिर्फ किसी के साथ उन्होंने गुफ्तगू करनी हो या जो भी किसी से लाइक्स डिसलाइक्स, अभी देखे ना पिछले आपसे 3 हफ्ते पहले तो वो ईरान के लोगों को गालियां निकाल रहे थे ट्रूथ सोशल के ऊपर। तो क्या कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट इस तरह करता है जो उन्होंने किया है? बिल्कुल। दूसरी दूसरी बात यह है कि देखिए ये पिछले 10 माह के अंदर तो 2 दफा हुआ है, और अगर आप जनरल कासिम सुलेमानी वाली एपिसोड उसमें ऐड करते हैं तो ईरान तो कहता है ना कि उनके साथ 3 दफा हाथ हुआ है, अमेरिका ने किया है। बिल्कुल। सो कंसिडरिंग दैट आप ये देखें कि वो भी उतने ही कॉशियस होंगे मुज़ाकरात करते हुए, मुज़ाकराती टेबल पर जाते हुए। बट लेट्स गेट टू द पॉइंट कि जो आपने कहा कि इसमें हम एक्सपेक्टेशन, देखिए एक्सपेक्टेशन होती है दुनिया में फौरी तौर पर कि एक जंग हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। बट हमारे लिए इफ वी आर टू ड्रॉ एनी लेसन फ्रॉम द हिस्ट्री, तो हिस्ट्री तो हमें ये करती है कि वियतनाम के अंदर भी 2 साल लग गए थे खाली ये डिसाइड करते हुए कि बैठना कहाँ है और बात कहाँ करनी है और क्या बात होगी। यहाँ तो चले एक कॉन्फ्लिक्ट है, इसके अंदर एक सिचुएशन है, अभी राउंड 2 हो रहा है। राउंड 2 उसी सूरत में उसका कोई फायदा हो सकता है, एंड आई एम श्योर कुछ चीजों पर तो एग्रीमेंट हुआ होगा ना जी, कि राउंड 2 कैन लीड टू अ कंक्लूजन। अदरवाइज तो मुहावरतन कह रहा हूं, मिलियन माइल्स अवे से अमेरिकन मेहमान आए पाकिस्तान और फिर भी कुछ फायदा ना हो और इनकंक्लूसिव सी गुफ्तगू हो, तो उसको करने के लिए तो कोई नहीं आएगा। लेकिन अब ये बात है, वो कुछ तवक्को और उम्मीद की जा रही है कि इस बार जरूर जो है वो किसी न किसी मामला आगे बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया मुनीब फारूक साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, हम ईरान की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और ईरान जंग में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, इस्लामाबाद में टॉक्स के। अब अमरीकी सदर ने भी कह दिया कि कल जो है वो उनके नुमाइंदे वो इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। सेकंड राउंड हम कह सकते हैं इसको, जिसका आगाज़ होने जा रहा है, और इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। जो रास्ते हैं वहाँ पर कड़ी निगरानी हो रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का अमल हो, इस पर भी बात होगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान की काविशें, पाकिस्तान की कोशिशें अमरीका और ईरान में इस वक्त हार्ड लाइनर के बयानात, और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो कितनी पेचीदा बना सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल सुल्तान साहब, माहिर बैन अक़वामी अमूर हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, इस वक्त हार्ड लाइनर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, वो चाहे ट्रंप का मूड है, उनकी स्टेटमेंट हैं, या ईरान के अंदर जो लोग हैं वो हैं। अब तो आबना हरमज़ बंद कर दिया जाए, उसकी नाकाबंदी कर दी जाए, जहाज़ों पे कब्जे हो जाएं, ये दोनों तरफ से यही स्टेटमेंट्स आ रही हैं। ये कितना स्पॉइलिंग हो सकता है इन मुज़ाकरात के अगले राउंड के लिए? मेरा ख्याल से सिग्नलिंग है, पोस्चरिंग है, दोनों तरफ से अपनी बार्गेनिंग पोजीशंस को अपनी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। फैक्ट तो ये है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स का डेलीगेशन आ रहा है। ईरान की तरफ से अभी तक कोई खबरें पॉजिटिव नहीं आई कि उनका डेलीगेशन कब आएगा, लेकिन
मेरा ख्याल है अगर यूएस का डेलीगेशन आ रहा है तो किसी अंडरस्टैंडिंग पे ही आ रहे होंगे और इरानियंस भी आ जाएंगे। तो बाकी जो स्टेटमेंट्स है, जिस तरह से हमें फील हो रहा है, ये जो बताया जा रहा है, आई थिंक ये एक नेचुरल है, बिकॉज दोनों ने एक एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई थी। उनकी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज है यूएस के अंदर अपना और ईरान के अंदर अपना, तो ये पोस्टरिंग करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर ये सेकेंड राउंड के लिए पाकिस्तान में आते हैं और कुछ आगे मजीद प्रोग्रेस होती है तो ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैं आज जौहरी मुआहदे के हवाले से जो अमेरिका और ईरान का हुआ था वो पढ़ रहा था, तो तकरीबन कोई 20 मंथ्स 20 महीने का वक्त बहुत ज़्यादा था जो लगा था। अब ये जंगबंदी का मामला और मुस्तकिल जंग का खात्मा है, तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि इसमें भी बहुत तवील वक्त लग सकता है? नहीं, मेरा ख्याल कि शायद उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें पहले जो एक्सपीरियंसेस थे पास्ट, और फिर हमें ये भी देखना है कि जब फरवरी 28 को जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने अटैक किया तो उस वक्त उससे पहले भी इनडायरेक्ट टॉक्स में ये न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर काफी एग्रीमेंट्स हो गए थे। मेरा ख्याल ये दोबारा से रीओपन नहीं होगा। जो अंडरस्टैंडिंग्स हो गई हुई है उससे बियॉन्ड वो करेंगे। जो मेजर इशू जो है, जो मुझे लगता है ये है कि जो ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम जो उनके पास 440 kgs है, वो स्टेट्स चाहता है कि वो लेके जाए, वो ईरान कभी नहीं देगा। तो उस पर कोई मोडालिटी शायद हो जाएंगी कि उसको डाउन ब्लेंड कर लेंगे, या रशिया ने एक ऑफर की है, या उसको किस तरह से मैनेज किया जाए अंडर IAEA। बिकॉज दोनों के लिए ये भी बड़ा क्रूशल है। ट्रम्प साहब ने जिस तरह से ईरान के न्यूक्लियर इश्यू को एक रीजन बना के वो पूरा अटैक कर दिया, और इसराइल ने भी इतने सालों से वो 3 decades से वो एक नैरेटिव बना के न्यूक्लियर पे करके, तो वो भी क्लाइम डाउन करना उनके लिए जरा डिफिकल्ट होता है अपनी पॉलिटिक्स की वजह से। और इसराइल का अपना एक वो जिस तरह से उसने स्केल क्रिएट किया हुआ है GCC कंट्रीज के लिए भी और वेस्ट के लिए कि ईरान का कोई न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए बस वीक्स अवे था या 1 साल अवे था। और दूसरी तरफ ईरान के लिए भी ये इसी तरह से है कि वो एक नेशनल प्राइड की बात है कि जिस चीज के लिए उन्होंने इतनी जंग लड़ी है, इतने नुकसान उठाए हैं, बिल्कुल, तो वो अब इस चीज को कॉम्प्रोमाइज करने पर तैयार नहीं है। तो ये एक मेन मेरा ख्याल एक स्टिकिंग पॉइंट है। बाकी चीजें जो है वो मेरा नहीं ख्याल है कि इतना कोई कंटेंशियस इश्यूज है कि रिजॉल्व ना हो सके। सही है। तो पिछली बार अमेरिकन जो हैं वो बड़ी आला क़यादत थी यहाँ मौजूद, अब की बार क्या होता है इस पर भी बात करें, लेकिन इस्लामाबाद की सिचुएशन भी जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, शराज अहमद शराजी। इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है अमन और अमान के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो है वो क्या प्लान रखा गया? देखिए सर, इस्लामाबाद बिल्कुल तैयार है मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। हमने देखा कि रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया जा चुका है, किसी को भी जाने की परमिशन नहीं दी जा रही। मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर इस्लामाबाद पुलिस एहलकार मौजूद है। इसके साथ साथ दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार है वो भी अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा मैं अगर तो इस जामियात की बात कर लूँ तो सिक्योरिटी के पेश नज़र ने भी इस्लामाबाद की टेरिटरी में जामियात थे उनको भी कहा गया है कि तमाम जो क्लासेस है वो ऑनलाइन लिए जाएंगे, जिनमें से कॉन्स्टिट्यूट यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, दीगर जो जामियात है उनको भी कहा गया है। साथ ही साथ जो मेट्रो बस सर्विस है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान चलने वाली उनको भी जो है मुअत्तल किया गया है। इसके अलावा सेरीना और मेरियट जो होटल है वहाँ पर भी जो आम लोग है, आम पब्लिक है, उनको जाने की परमिशन नहीं दी जा रही। तो इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर तैयार है दोनों वफूद को होस्ट करने के लिए, इंतजामात मुकम्मल है। इसके अलावा एयरपोर्ट जाने वाली तमाम जो रास्ते हैं उन पर हमने देखा मीडिया पिछली बार काफी था, तो इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी वैसे ही इंतजामात हैं लास्ट टाइम जैसा एक प्लान था। एग्जैक्टली इंटरनेशनल मीडिया के लिए उसी तरह बेहतरीन इंतजामात जो है वो किए जा चुके हैं कन्वेंशन सेंटर में। उसी तरह जिस तरह मुज़ाकरात के पहले दौर में हमें देखा था कि इंटरनेशनल मीडिया को बेहतरीन सहूलियात मुहैया की गई थी और सबने उस पर खुशी का इजहार किया था, इस दफ़ा भी सेम उसी तरह बल्कि उससे बढ़कर उनके इंतजामात जो है कन्वेंशन सेंटर में किए जा चुके हैं। इंतजामात को हतमी शक्ल जो है वो दिया जा रहा है। शराजी, बहुत शुक्रिया, आप साथ हमारे साथ मौजूद थे, हम भी वहाँ मौजूद थे लास्ट कन्वेंशन सेंटर में, बड़े ज़बरदस्त इंतजाम थे। लेकिन असल मामला ये था कि जो पूरी दुनिया का फोकस था कि मुआहिदा होता है, बातचीत होती है, मामला कहाँ आगे बढ़ता है। आला क़यादत मौजूद थी। डॉक्टर साहब, पिछली बार ईरानी भी और JD वैंस वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ मौजूद थे, उनके साथ थे। तो अब की बार भी आप समझते हैं कि ये अगर कुछ चीज़ें आगे बढ़ती हैं और जो तवक्को की जा रही है कि अगर कुछ साइनिंग सेरेमनी होती है, कुछ चीज़ें होती हैं तो ट्रंप भी आ सकते हैं
और ईरानी सदर भी हो सकती हैं। सोचने को तो बहुत अच्छा हम भी सोच सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर मामलात बढ़ते हैं तो आप समझते हैं कि उनकी ज़रूरत होगी, वो आएंगे तो ये मुआहिदा आगे चलेगा? जी बिल्कुल, पॉजिटिव तो हमें सोचना चाहिए। और जिस तरह की तैयारियां आपके नुमाइंदे ने बयान की है, इस मरतबा लास्ट टाइम से जरा ज्यादा हो रही है जी। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ट्रम्प साहब भी तशरीफ ले आए, लेकिन वो अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग टेंजिबल इश्यूज के ऊपर अगर हो गई हुई है, न्यूक्लियर पे या हरमुज के ऊपर, तो पॉसिबिलिटी है। मेरा पर्सनल अभी ख्याल ये है कि जो उनकी टीम आ रही है, कुशनर साहब और एम्बेसडर विटकॉफ, तो और इंडियन साइड से कौन आता है, ये नेगोशिएशंस करेंगे, कोई फ्रेमवर्क अगर कुछ इस तरह के एग्रीमेंट का या कोई बहुत अच्छी डेवलपमेंट होती है तो ये रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रम्प साहब एक बार कह चुके हैं कि वो इस्लामाबाद आना चाहते हैं और वो इस चीज का क्रेडिट भी लेना चाहते हैं वो इस डील को साइन करने के लिए, क्योंकि फिर उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी करना होगा अपना डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, दुनिया को भी कि जी मैंने एक और वॉर जो रुकवा दी है या पीस की तरफ की है, तो रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन लगता ही है रियलिस्टिकली अगर देखें तो फिलहाल ये जो इश्यूज है, मेजर इश्यूज, इन पे डिफरेंसेस है और वो कितने नैरो होते हैं और वो डील या वो जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आगे मोडालिटीज कितने हद तक वो चलती है कि ट्रम्प साहब उसमें अट्रैक्ट हो और वो खुद आके साइन करना चाहे, वो जरा अभी मुश्किल लग रहा है। लेकिन चूंकि जिस तरह से सूरत हाल होती है, सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, प्रोडिक्शन करना काफी मुश्किल, और फिर ट्रम्प साहब की प्रोडिक्शन वो काफी डिफिकल्ट है। पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं वो पहले सिर्फ ये कहा गया था कि होस्ट हैं, फैसिलिटेटर हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, वजीर आजम दौरे कर रहे थे, बात हो रही थी और दोनों को इंगेज किया जा रहा था, वो फैसिलिटेटर से बहुत आगे, हम मीडिएटर बल्कि शायद उससे भी आगे चीज़ों को लेकर चल गए। ये पाकिस्तान की कोशिशें आप किस तरह से देखते हैं? देखिए बिल्कुल, अगर पाकिस्तान ये ना करता तो मेरा ख्याल जिस डायरेक्शन में हम चल रहे थे वो तो एक बड़ा सीरियस सिचुएशन हो रही थी पूरी दुनिया के लिए, और उस वक्त किसी और कंट्री के पास शायद इतनी वो इस्तात नहीं है, उस पोजीशन में नहीं थे कोई और कंट्री के वो आके कोई इस तरह से कम्युनिकेशन चैनल्स खोलते। तो हमने एक फैसिलिटेट किया, कम्युनिकेशन चैनल्स खोले दोनों साइड पे, जो एक्सट्रीम पोजीशन दी हुई थी उससे थोड़ा सा स्नो मेल्ट हुई और थोड़ा सा इनका जो आपस में जो ताल्लुक हुआ और जो इन्होंने फर्स्ट राउंड में डायरेक्ट निगोशिएशंस की, उसका काफी फायदा हुआ। डिसएग्रीमेंट्स होंगे क्योंकि ये कोई नई जंग नहीं है, ये कोई डिफरेंसेस अभी के नहीं है, ये 47 इयर्स के हैं। Exactly. वो टाइम लगेगा, कोई एक्सपेक्ट करना कि फौरन हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हम, लेकिन ये है कि अब जो पाकिस्तान की कोशिशें डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं कि वो हैं, उन कोशिशों के बाद चीज़ें हम उम्मीद तवक्को ये कर सकते हैं कि दुनिया में अमन हो। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। अगले आने वाले दिनों में आपसे माहिराना राय और तज्जिया लेते रहेंगे क्योंकि ये सिलसिला जारी सारी प्रोग्राम से। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह हाफ़िज़।